आज बाजार में एक अजीब कहानी लिखी गई। निफ्टी सिर्फ 4 अंक गिरा, सेंसेक्स 114 अंक टूटा, लेकिन एक इंडेक्स ने इतिहास रच दिया। मिड कैप इंडेक्स पहली बार 62,000 के पार गया और यही आज की असली कहानी है। आज का दिन इसलिए खास था क्योंकि बड़े शेयर दबाव में थे, लेकिन मिड और स्मॉल साइज कंपनियों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। इसका मतलब साफ है, पैसा बड़े शेयरों से निकलकर ग्रोथ वाली कंपनियों की तरफ जा रहा है। सेंसेक्स आज 114 अंक टूटकर 77,845 पर बंद हुआ। निफ्टी सिर्फ 4.30 अंक यानी 0.02% गिरकर 24,326.65 पर बंद हुआ। ये लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने थोड़ी राहत दी और 66 अंक चढ़कर 56,047 पर बंद हुआ। निफ्टी का आज का सफर देखें, सुबह 9 बजे प्री ओपन में इंडेक्स करीब 24,330 के आसपास था। 9:05 में शुरुआती तेजी में 24,400 के करीब पहुंचा, लेकिन 9:20 में बिकवाली आई और 24,320 के नीचे फिसला। दिन का सबसे निचला स्तर 11:35 पर 24,284 दर्ज हुआ। इसके बाद 12:45 पर शॉर्ट कवरिंग और तेज खरीदारी आई और दिन का हाई 24,482 12:55 पर बना। आखिरी घंटे में फिर दबाव आया और निफ्टी 24,300 के करीब फिसला। फाइनल क्लोजिंग 24,326 रही। आज की सबसे बड़ी खबर मिड कैप इंडेक्स की है। 676 अंक की शानदार तेजी के साथ ये 62,003 पर बंद हुआ। ये पहली बार है जब ये इंडेक्स 62,000 के पार गया है। स्मॉल कैप में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एनएसई पर 2:1 रहा, यानी गिरने वाले शेयरों के मुकाबले दोगुने शेयर बाहत में बंद हुए। मार्केट ब्रेथ मजबूत थी, भले ही बड़े इंडेक्स फ्लैट रहे। निफ्टी के 50 में से 27 शेयर गिरावट में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 19 में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी के 14 में से 7 शेयर बढ़त में रहे। आज की साफ बात यह है, बड़े ब्लू चिप शेयरों में दबाव था, लेकिन मिड और स्मॉल साइज कंपनियों ने बाजार को संभाले रखा। आज का सबसे बड़ा विनर डिफेंस सेक्टर रहा। डिफेंस इंडेक्स बाजार का स्टार बन गया और इस सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर भी पूरे जोश में रहा। Q4 रिजल्ट्स और बायबैक की खबरों ने ऑटो शेयरों में उत्साह भर दिया। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मजबूत बाइंग थी। डिफेंस, ऑटो और कैपिटल गुड्स, इन 3 थीम में आज सबसे ज्यादा एक्शन रहा। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर दबाव में रहा। टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे बड़े आईटी शेयरों ने निफ्टी को नीचे खींचा। एफएमसीजी में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की वजह से कमजोरी रही। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, अगर आप सिर्फ निफ्टी देखकर सोचते हैं कि बाजार फ्लैट था, तो आप असली तस्वीर मिस कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बड़ा गेम खेला गया। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज आज करीब 9% उछल गया। डिफेंस सेक्टर में सरकार की बढ़ती इन्वेस्टमेंट और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर निवेशकों का भरोसा साफ दिखा। ये डिलीवरी बेस्ड खरीदारी थी, यानी जेन्युइन इंटरेस्ट थी, सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं। बजाज ऑटो आज करीब 3% चढ़ा। कंपनी ने मजबूत Q4 नतीजे दिए और साथ ही शेयर बायबैक का ऐलान किया। बायबैक का मतलब होता है कंपनी खुद अपने शेयर वापस खरीदती है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने एक चेतावनी भी दी। Q1 2027 में कमोडिटी कॉस्ट्स यानी धातुओं की कीमतें बढ़ने से मार्जिन पर दबाव आ सकता है। ये 3.5 से 4% तक रेवेन्यू का असर हो सकता है और डोमेस्टिक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की ग्रोथ 20% से घटकर 7 से 9% तक आ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प में मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री की वजह से 3% से ज्यादा तेजी रही। हीरो ने भी कॉस्ट प्रेशर की बात कही है, लेकिन बिजनेस आउटलुक पॉजिटिव रखा है। भारत फोर्ज आज करीब 7% उछला। हालांकि कंपनी के Q4 रिजल्ट्स थोड़े कमजोर रहे। प्रॉफिट 283 करोड़ से घटकर 233 करोड़ रहा, लेकिन मैनेजमेंट ने FY27 में 25% रेवेन्यू और EBITDA ग्रोथ का भरोसा दिया। 98.7 करोड़ का वन टाइम लॉस था, जिसने इस तिमाही का प्रॉफिट घटाया। ये रिकरिंग नहीं है, इसीलिए बाजार ने तेजी के साथ प्रतिक्रिया दी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आज 8,150 रुपीस के पार पहुंचा। Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 67 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ हो गया, यानी करीब 73% की बड़ी छलांग। रेवेन्यू 1749 करोड़ से बढ़कर 2226 करोड़ हुआ और EBITDA मार्जिन 13.9% से बढ़कर 16.1% पहुंचा। ये एक क्लासिक क्वालिटी रिजल्ट था। कार्टरेट टेक का Q4 प्रॉफिट 54% उछलकर 64.6 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन 27.2% से बढ़कर 35.2% पहुंचा। ये बड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट है। ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म पर डिमांड मजबूत बनी हुई है। इंडिको रेमेडीज में जोरदार तेजी आई। कंपनी का घाटा 40 करोड़ से घटकर 22 करोड़ रहा। सबसे बड़ी बात, EBITDA लेवल पर पिछले साल 1 करोड़ का घाटा था, इस बार 50.2 करोड़ का मुनाफा। ये टर्न अराउंड है और बाजार ने इसे खूब पसंद किया। येस बैंक के शेयर में लगातार तेजी
तेजी देखने को मिल रही है। शेयर 22.50 रुपीस के पार पहुंचा और बैंक का मार्केट कैप 70,386 करोड़ रुपीस हो गया। एफआईआई की हिस्सेदारी मार्च 2025 के 26.78% से बढ़कर मार्च 2026 में 46.42% पहुंच गई। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। साथ ही कई ब्रोकरेजेस ने बाय रेटिंग भी दी है। कोल इंडिया आज दबाव में रहा। खबर आई कि सरकार ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी में 3 to 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, जिससे करीब 10,000 करोड़ रुपीस जुटाए जा सकते हैं। जब सरकार बड़ी मात्रा में शेयर बेचती है तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ती है और शेयर पर दबाव आता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज आज 4% से ज्यादा टूटकर 774 रुपीस के इंट्राडे लो पर पहुंचा। Q4 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 41% घट गया। कंपनी ने बोनस शेयर्स का ऐलान भी किया, लेकिन बाजार ने कमजोर नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स अभी कैश फ्लो और मार्जिन्स पर नजर रख रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन और आईटीसी ये बड़े ब्लू चिप शेयर आज निफ्टी को नीचे खींचते रहे। इनमें फंडामेंटल कमजोरी नहीं थी, ये सेक्टर रोटेशन का हिस्सा था जहां पैसा बड़े शेयरों से निकलकर मिड कैप में जा रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली समेत करीब 6 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चला। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसी खबरों से शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव बनता है। इन्वेस्टर्स को इस पर नजर रखनी चाहिए। फुजियामा पावर सिस्टम्स के हरियाणा प्लांट में बड़ी आग लगी। कंपनी ने कहा कि हालात कंट्रोल में है और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। शेयर 287 रुपए के आसपास था। अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं आया, आने वाले दिनों में अपडेट जरूरी है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स आज चर्चा में रहा। ये शेयर करीब 12 साल में 15 रुपए से 560 रुपए पहुंचा। डिफेंस और एक्सप्लोसिव सेक्टर में सरकार का फोकस बढ़ने से कंपनी को बड़ा फायदा मिला, लेकिन इतनी तेजी के बाद वैल्यूएशन देखना जरूरी है। वारी एनर्जीज ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए एपीएसपीएल में 55% हिस्सेदारी करीब 1225 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। खास बात यह भी रही कि कंपनी में एफआईआई होल्डिंग जून 2025 के 2.68% से बढ़कर मार्च 2026 में 7.05% पहुंच गई, जिससे पता चलता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने Q4 में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा 1,725 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,575 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एनएवी बढ़कर 19,388 रुपए प्रति शेयर हो गई। साथ ही 2026 के लिए 130 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया गया। सीगल आईएनडी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का Q4 मुनाफा 74.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 130 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ईबिटा मार्जिन 12.64% से बढ़कर 16.12% हो गया। ये संकेत देता है कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। वंडरला हॉलिडेज ने भी शानदार तिमाही नतीजों से बाजार को प्रभावित किया। कंपनी का मुनाफा 11 करोड़ रुपए से बढ़कर 16.4 करोड़ रुपए पहुंच गया और ईबिटा मार्जिन 20.4% से बढ़कर 29.6% हो गया। इससे साफ दिख रहा है कि हॉस्पिटैलिटी और लेजर स्पेंडिंग में तेजी आने से कंपनी को अच्छा फायदा मिल रहा है। एस्कॉट्स कुबोटा ने मार्च तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 325 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ट्रैक्टर और ग्रामीण बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। रूरल डिमांड में सुधार का फायदा कंपनी के बिजनेस पर साफ दिखाई दे रहा है। नीला स्पेसेस ने भी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी की आमदनी 4.7 करोड़ रुपए से बढ़कर 9.2 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि ईबिटा मार्जिन 25.45% से बढ़कर 34.95% हो गया। ये दर्शाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में छोटी कंपनियां भी अब बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन और ग्रोथ दिखाने लगी हैं। 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम, पॉलीकैब इंडिया, भारत डायनामिक्स और सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आज मिड कैप दुनिया में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया ने फिजिक्स वाला के साथ मिलकर VI Edu Plus नाम से नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 4G और 5G डेटा के साथ PW यानी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। फिलहाल ये प्लान राजस्थान में 375 रुपए और यूपी ईस्ट में 409 रुपए में उपलब्ध है। टेलीकॉम और एडटेक का ये कॉम्बिनेशन खासकर स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स को आकर्षित करने की कोशिश माना जा रहा है। IIFL कैपिटल सर्विसेज में कनाडा की फेयरफैक्स इंडिया करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश 350 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए होगा। इसके बाद ओपन ऑफर भी आ सकता है और फेयरफैक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 51% तक पहुंच सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इसे बड़ी विदेशी निवेश डील माना जा रहा है। लेंसकार्ट को लेकर बड़ी ब्लॉक डील की चर्चा है। खबरों के मुताबिक करीब 4% हिस्सेदारी की 3500 करोड़ रुपए की बिक्री हो सकती है और ये डील मौजूदा बाजार भाव से लगभग 5% डिस्काउंट पर हो सकती है। बताया जा रहा है कि बड़े म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी जानने के लिए ब्रोकरेजेस ने बातचीत भी शुरू कर दी है। मीशो ने बताया कि अब एक यूजर साल में औसतन 10 से ज्यादा बार ऑर्डर कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर बढ़ती ग्राहक एक्टिविटी को दिखाता है। कंपनी के मुताबिक न्यू यूजर ग्रोथ 33% रही है और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
इस्तेमाल हर स्तर पर बिजनेस को ज्यादा बेहतर और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद कर रहा है। इंडोको रेमेडीज ने मार्च तिमाही में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी की आमदनी 390 करोड़ रुपए से बढ़कर 476 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि ईबिटा नेगेटिव से सुधरकर 50.2 करोड़ रुपए पॉजिटिव हो गया। फार्मा सेक्टर में इसे मजबूत रिवाइवल स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है। जापान के शेयर बाजार में आज एआई थीम से जुड़ी कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लॉन्ग हॉलिडे के बाद खुले बाजार में सॉफ्ट बैंक ग्रुप करीब 16.5% उछल गया, जबकि एडवांटेस्ट, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेक शेयरों में भी शानदार रैली आई। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी टेक शेयरों में आई मजबूत खरीदारी रही। AMD, आर्म होल्डिंग्स और सुपर माइक्रो कंप्यूटर जैसे AI और डेटा सेंटर से जुड़े शेयरों में बड़ी तेजी ने ग्लोबल निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। बाजार में अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और एजेंटिक AI सिस्टम्स को लेकर उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये ग्लोबल AI रैली जारी रहती है तो आने वाले समय में इंडियन IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी इसका सकारात्मक फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ा नया अपडेट ये है कि ओपन AI और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी AI कंपनियां अब सीधे AI सर्विसेज बिजनेस में उतर रही हैं। यानी जो काम अब तक इंडियन IT कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो करती थीं, उसी सेक्टर में अब ये AI कंपनियां खुद एंट्री ले रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक AI आधारित ऑटोमेशन अब मैनुअल कोडिंग और मेंटेनेंस जैसे काम तेजी से रिप्लेस कर रहा है। इससे इंडियन IT सेक्टर के पारंपरिक ह्यूमन आवर्स बिलिंग मॉडल पर बड़ा खतरा पैदा होता दिख रहा है। AI कंपनियों को भारी फंडिंग भी मिल रही है। उदाहरण के तौर पर एंथ्रोपिक ने गोल्डमैन सैक्स और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े निवेशकों से करीब $1.5 बिलियन जुटाए हैं, जिससे साफ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब AI सर्विसेज पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन IT कंपनीज भी तेजी से अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है, जबकि TCS ओपन AI के साथ कोलैबोरेशन और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस बढ़ा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है दैट AI का असर सिर्फ बड़ी IT कंपनीज तक सीमित नहीं रहेगा। छोटी और मिड कैप IT कंपनीज के लिए कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके पास बड़े ग्लोबल AI प्लेयर्स जैसी टेक्नोलॉजी और फंडिंग नहीं है। वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव के बीच बाजार को कुछ राहत देने वाली खबरें भी सामने आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल पहले के मुकाबले थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में तनाव कम हो सकता है। अमेरिका ने चाइना से कहा है कि वो ईरान पर दबाव बनाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। वहीं चाइना का कहना है कि पहले पूरी तरह सीज फायर होना जरूरी है। यानी बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। वहां से ये संकेत दिए गए हैं कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते की संभावना बन सकती है, जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। लंबे समय से डर था कि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से एनर्जी क्राइसिस और गहरा सकता है, लेकिन ऑयल नरम पड़ने से निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और कम होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में और राहत देखने को मिल सकती है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देशों को मिलेगा, जहां महंगा ऑयल हमेशा इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ाता है। इसी बीच सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ फंड PIF ने ईरान तनाव के बाद पहली बार डॉलर बॉन्ड्स जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस डील में सिटी, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और HSBC जैसी बड़ी ग्लोबल बैंक्स शामिल हैं, जिसे गल्फ मार्केट्स में लौटते भरोसे का बड़ा संकेत माना जा रहा है। कमजोर होते ऑयल प्राइसेस का असर करेंसी मार्केट में भी देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों में नरमी आने से भारतीय रुपए पर दबाव थोड़ा कम हुआ, जिससे बाजार को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ सेफ एसेट्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। गोल्ड करीब 1% मजबूत रहा, जबकि सिल्वर लगभग 5% उछलकर लंबे समय बाद $80 के ऊपर पहुंच गया, जो बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी पूरी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से जुड़ा तनाव जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि अमेरिका अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है और लगातार दबाव बनाए रख रहा है। चर्चा ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को धीरे धीरे दोबारा सामान्य तरीके से खोलने पर बातचीत हो सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। वहां इन्फ्लेशन करीब 50% तक पहुंच चुकी है और लगातार आर्थिक दबाव बढ़ने से आम लोगों की खरीदारी क्षमता पर बड़ा असर पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे के बीच एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं आती। मजबूत टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और स्थिर इकोनॉमी ही किसी देश को लंबे समय तक ताकतवर बनाती है, जैसा भारत ने अपनी स्पेस और नेविगेशन टेक्नोलॉजी विकसित करके दिखाया है। अगर आज की ये पूरी एनालिसिस काम की लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि कल की वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे।